गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। 2 दिनों के बाद में जो है आप लोगों के आरओ या आरओ की परीक्षा होने वाली है। उसके पश्चात अभी जो नई वैकेंसी आई है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन कौन सी? तो परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही की जो भर्ती आ रखी है उसका आप लोगों ने फॉर्म भरने शुरू भी कर दिए होंगे। और कल एक मैंने नोटिफिकेशन कहीं पर व्हाट्सएप पे देखा था कि गृह विभाग के द्वारा जो है एक संदेश, एक लेटर लिख करके जो है सभी डीएम लोगों को कह दिया गया है कि 31 जनवरी को आप लोगों का आबकारी सिपाही और परिवहन आरक्षी वाला पेपर होने जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। और आज की तारीख से अगर गिनते हैं तो लगभग 40 दिन का समय आप लोगों के पास शेष है। वैसे तो 45 दिन है, लेकिन फिर भी मैं 40 दिन मानता हूँ, क्योंकि कुछ 1-2 दिन सप्ताह में 1 दिन की अगर छुट्टी भी मान ली जाए तो लगभग इतने ही दिन निकल करके आते हैं, यानी 5 वीक्स का प्रोग्राम। अब आपको लगातार सिलेबस इतना बड़ा दिया हुआ है, कुछ कहने का नहीं। पूरे सिलेबस में देखें तो हिंदी 20 मार्क की आनी है, और जीके और जीएस जो है वो 40 मार्क्स का, और उत्तराखंड 40 मार्क्स का उसमें आना है। और सिलेबस बहुत ही लंबा सिलेबस दिया हुआ है। जहाँ तक हिंदी की बात करें तो 20 नंबर में भाषा एवं हिंदी भाषा का विकास उसमें दिया हुआ है। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, प्रदेश की प्रमुख बोलियों में जो है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, इन 3 बोलियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने हैं। यहाँ पर आप लोगों को खास फोकस देने की जरूरत है। जहाँ तक लिपि और वर्णमाला की बात की गई है कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि के गुण दोष क्या है, लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा स्वर एवं व्यंजन और हिंदी के अंकों का भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी के अंक यानी जो गणित जो हिंदी में लिखी जाती है 1 से लेकर के 9 तक, वो आप लोग लिखना जानते हैं, वो आप लोगों को बता भी देंगे। हिंदी वर्तनी के अंदर जो है विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, और जो है हिंदी के अंकों के बारे में फिर बात की गई है। शब्द संरचना की अगर बात करी गई है पूरे सिलेबस में तो वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक और काल भी पूछे गए हैं, और पुरुष भी पूछे जाएंगे। शब्द भंडार के सहित अगर देखा जाए तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में भी के प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि में स्वर एवं व्यंजन संधि दी हुई है, जो है विसर्ग संधि इसमें नहीं पूछी जाएगी संभवतः, जैसा कि उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। वाक्य परिचय में वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य का प्रकार, वाक्य की शुद्धि करने वाले यानी कौन से शुद्ध वाक्य होते हैं, कौन सा अशुद्ध वाक्य। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों एक पेपर दिया था, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा पत्र लेखन संबंधित टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्रों के संबंध में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी 1-2 प्रश्न वहाँ से भी निकल करके आ सकते हैं। इसके अलावा जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग में संचार, मीडिया के विभिन्न प्रकार के माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी यानी दूरदर्शन इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग, हिंदी के फॉन्ट्स, टाइपिंग, लेज प्रिंटआउट, तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके अलावा जो है हिंदी के प्रमुख जो गद्य और पद्य जो लेखक हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, अर्थात उनकी किताबों से संबंधित या उनकी रचनाओं से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मक्खनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी जो है ये पद्य वाले और गद्य वाले जो लेखक हैं, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर घनश्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी से संबंधित जो पद्य यानी रचनाएं, जो गद्य रचनाएं हैं, उन गद्य रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हिंदी का इतना लंबा सिलेबस है, 20 से ज़्यादा टॉपिक दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनका भी जो है जिस प्रकार से दिखाई देता है, 1 आधा प्रश्न किताबों से संबंधित हो सकते हैं, यानी 1 प्रश्न लगभग मान करके चलिए, और उसमें भी शब्द भंडार आप लोगों के लिए सबसे अधिक होने की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद अगर बात करें
तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एक बड़ा सिलेबस रहता है। सामान्य ज्ञान बहुत सारी जो है आप लोगों को जो है करनी होती है, और एक लंबा चौड़ा सा उसमें जो है रीजनिंग इत्यादि भी सब कुछ है। और तीसरा पार्ट है आप लोगों को उत्तराखंड। उत्तराखंड इसमें डिसाइसिव रहने वाला है। इन्होंने जो है जो सिलेबस में जो है 13 टॉपिक खोल करके दिए हुए हैं। 40 अंक से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए, 40 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। और तो इसमें जो है लगभग पूरा उत्तराखंड इन्होंने पूछ लिया। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, जिसमें स्थिति, विस्तार, पर्वत चोटियाँ, हिम नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या के आंकड़े भी पूछे जाएंगे। तो देखिए एक लंबा सिलेबस है। उत्तराखंड का इतिहास जो है, प्राचीन वाला जो इतिहास है, वैदिक इत्यादि काल वाला, वहाँ का इतिहास इन्होंने नहीं पूछने की बात कही है। वहाँ से सीधे सीधे ब्रिटिश काल से पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत जो प्रमुख राजवंश हैं उनसे संबंधित जो है, इसमें कत्यूरियों का शासन, चंद शासकों का शासन, गोरखाओं का शासन, पंवार और ब्रिटिश शासन इत्यादि के बारे में, और उत्तराखंड की जो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत यानी मध्यकाल से, जहाँ से पंवार वंश इत्यादि से जो खेल शुरू होता है, कत्यूरियों के शासन से शुरू होगा, और इस तरीके से जो है इतना ही इतिहास पढ़ना है। उससे प्राचीन इतिहास आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक के रूप में इन्होंने कहा है उत्तराखंड के जल स्रोत, क्योंकि उत्तराखंड में जो जल स्रोतों की अपार संभावना है, और इससे काफ़ी कुछ जो है यहाँ से निकल करके आ सकता है। छोटे छोटे घराट, चक्कियाँ, पनचक्कियाँ और इसके इत्यादि जो है छोटी छोटी ऊर्जा जो है परियोजनाएं लगा करके जो है बहुत सारे जो है विकास का काम किया जा सकता है। इसलिए जो है जल एक यहाँ का मुख्य स्रोत है, और प्राकृतिक है सब कुछ। तो उसमें नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत यानी नौला, धारा, पोखर, चाल खाल, गाड़ गदेरे, सिंचाई के परंपरागत जो साधन है, उसमें गूल, नहर, नलकूप, हैंडकूप, यानी सभी चीज़ों के से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ साथ जो है इसमें उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि और जो उसकी वर्तमान में समस्याएं जो हैं, उन समस्याओं से संबंधित प्रश्न भी पूछने के लिए बात कही गई है। लेकिन प्रश्न आप लोगों को पता ही है कि पहले जिस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते रहते हैं उसी तरह के प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में, जिसमें कि यहाँ की परंपराओं, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं। इनसे करंट से रिलेटेड भी जो अभी कुछ नए लोग शामिल होते हैं, कुछ पुराने जो है काफ़ी सारे लोग, उन सबसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के सामाजिक व्यवस्था और जननांकी का मतलब वही है फिर आपके जो है जनसंख्या संबंधित आंकड़े जो है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन और साथ साथ में जो है कि भूमि बंदोबस्त की व्यवस्थाएं, लगान, रैयतवाड़ी व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था इत्यादि के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा इसके सिलेबस में दिया हुआ है। उत्तराखंड में शिक्षा का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ है, जो है यहाँ पे जो है शिक्षा संबंधी क्या क्या कौन कौन से बड़े बड़े संस्थान हैं, इनसे संबंधित रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में शामिल है। उत्तराखंड एक पर्यटन की दृष्टि से बेहतरीन राज्य माना जाता है, और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को जो है 4 चांद लगाए जा सकते हैं। इसलिए जो है इनका एक अपना बड़ा महत्व है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने कह रखा है उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं, 4 धाम यात्रा, नंदा जायजा, बहुत सारी यात्राएं भी हैं, क्योंकि हमारे जो राज्य है वो स्पिरिचुअल राज्य है, और यहाँ पर जो है धार्मिक यानी आप कह सकते हैं पर्यटन, तीर्थाटन के साथ में पर्यटन की अपार संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा जो है उत्तराखंड में जो पारिस्थितिकी को लेकर के जो है काफ़ी उथल पुथल रहती है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पहले अनुमति मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक भी लगा दी है। अर्थात बायोडाइवर्सिटी को जो है रोके जाने के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड की जो है पूरी सांस्कृतिक और जो बायोडाइवर्सिटी है वो बनी रहे, और इसकी अपनी एक अलग पहचान हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसलिए इससे संबंधित जो चीज़ें हो सकती हैं, इनको बिगाड़ने के लिए तमाम प्रकार के प्रदूषण काम कर रहे हैं, तो इन सारे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों से जो है वो पूछे जाएंगे। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है जनसंख्या के आंकड़े बार बार कह रहा है,
उत्तराखंड में जो जैव विविधता जितनी है, तमाम छोटी छोटी जीव जंतु यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पे कई सारे वन जो है आपके नेशनल पार्क्स, जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क्स और जो सेंचुरीज यहाँ पे स्थापित है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे आप लोग। एक लंबा चौड़ा सिलेबस है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के जो है बहुत उत्तराखंड के प्रधान जो विभूतियाँ इत्यादि जो होती हैं, आपके राज्य की प्राप्ति में जो आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आज जो है देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो है। इसके अलावा लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए, मैं इस एग्ज़ाम के लिए 31 जनवरी को आप लोगों का ये एग्ज़ाम होना है। उस एग्ज़ाम तक रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। इसके अलावा जो है हमारी कोचिंग के जो संयोजक हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को एक काम और सौंपा हुआ है कि आप जो है इसके लिए एक स्पेशल बैच तैयार किया जा रहा है। उस स्पेशल बैच में जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कौटिल्य एकेडमी के नाम से जो है हमारी एक एकेडमी है। उस एकेडमी के द्वारा जो लोगों को शिक्षा दी जाती है और आबकारी सिपाही और परिवहन आरक्षी के लिए एक मुफ्त बैच स्टार्ट किया जा रहा है। मुफ्त पढ़ाई के लिए बैच, ऑनलाइन जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा जो है ऑफलाइन में हमारी जो ये संस्था जो है ये सुभाष नगर हरिद्वार में स्थित है। गली नंबर D2, न्यू सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार, PSC के पास में या दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में आप कह सकते हैं। यह पता है यहाँ का। आप आकर के अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फ्री क्लास की व्यवस्था के बारे में जो है इसके साथ में फ़ोन नंबर पर जो आप व्हाट्सअप करके भी जो है इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। देखिए, ये समय है आप लोगों को नौकरी प्राप्त करने का। 218 लोगों की किस्मत इसमें जागनी है। तो 218 कौन होंगे ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरी तरफ से जो है एक ही है। आप कहीं से भी हों, आप आकर के जो है यहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के प्रोसेस में भी आप लोग जुड़ करके जो है आप जो है उसका मुफ्त में लाभ ले सकते हैं। इसीलिए जो है आप लोग जुड़िए और लगातार जो है साथ साथ तैयारी कीजिए। अपनी किताबें निकाल लीजिए और फॉर्म भर करके तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। आज जो है इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से जो है मैं सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका उत्तराखंड का पार्ट ही पढ़ाना चाहूँगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जो अन्य जो वीडियोज़ हैं उनको आप जा करके देखेंगे। हिंदी की वीडियो में जब टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था तो उसमें हिंदी की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, हिंदी की वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की वीडियो पड़ी हुई है और इतिहास की वीडियो भी चल रही है। अब जो है उत्तराखंड की वीडियोज़ भी साथ साथ में उसके साथ में लेकर आ रहे हैं। गणित की वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप उनको लगातार देख करके जो है अपना सारा का सारा रिवीजन कर सकते हैं। तो आते बढ़ते हैं। आज हम उत्तराखंड में जो है सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति की में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उन बलिदानी लोगों को जो है एक श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए जो है उन लोगों को याद करते हैं। और यहीं से उत्तराखंड का जो है कि पूरे प्रोसेस की रोजाना एक वीडियो उत्तराखंड के साथ में लगा करके लेकर गए हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें लगा करके, जिससे कि आप लोगों को प्रश्नों का अभ्यास भी होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किन किन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना और याद करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं लेकर के आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन में जो शहीद लोग हैं उन लोगों की जो है कौन कौन से वो लोग थे जो इनमें शहीद हुए थे। आज उनको जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो है अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर जो है इन शहीदों के नाम पर, इन शहीदों के लिए शहीदों का नमन करते हुए आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों साथियों को इसको शेयर भी कीजिए जो है, और अपनी तैयारी को आयाम दीजिए जो है। मेरी भगवान से और उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी देवताओं से प्रार्थना रहे कि आप लोगों को वो अवश्य सफलता प्रदान करेगी। जय उत्तराखंड। आगे बात करते हैं। देखिए, जो आंदोलन राज्य की प्राप्ति के जो आंदोलन हुए हैं उसमें सबसे पहले 8 अगस्त 1994 को जो है पौड़ी में जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसमें जो है 8 अगस्त को जीत बहादुर गुरंग नाम के व्यक्ति जो है उसमें शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद जो है राज्य प्राप्ति के आंदोलन में 1 सितंबर 1994 को खटीमा में जो है राज्य प्राप्ति का आंदोलन हुआ, जिसमें 8 लोग शहीद हुए। उसमें प्रताप सिंह, भुवन सिंह, सलीम अहमद, भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, परमजीत सिंह
और रामपाल जी थे। देखिए मैं ये श्री, श्रीमान, श्रीमती, सुश्री कुछ भी हो सकते हैं, मैं उनके नाम के आगे सब नहीं लगा रहा हूँ, वो उनके साथ में ऑलरेडी लगे हुए हैं, मेरे जो है श्रद्धा सुमन को समर्पित है। तो आगे फिर यही जो है आंदोलन जो है 2 सितंबर को जो है मसूरी में जो है भड़का, और 2 सितंबर 1994 को मसूरी में जो है उस दिन भी जो है 8 लोग शहीद हुए, जिसमें श्रीमती बेलमती चौहान, देखिए अब यहाँ पर पहली महिला शहीद का नाम निकल करके आता है। उसी समय श्रीमती हंसा धनाई, राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन गोसाई, बलवीर सिंह नेगी, उमाशंकर त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक थे उस समय, जेठू सिंह जो कि बाड़ा घाट से वो गुड्डू उनका उपनाम हुआ करता था। ये 8 लोग उस दिन शहीद हुए। इन सभी लोगों को जो है मेरी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित हैं। 2 अक्टूबर 1994 को जो है फिर एक बड़ा कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड। 2 अक्टूबर को जो है दिल्ली के गांधी मैदान या जंतर मंतर पर यहाँ से कुछ लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे राज्य की मांग के लिए। तब जो है तत्कालीन सरकार ने जो है इन आंदोलनकारियों को रास्ते में रोका। मुजफ्फरपुर के पास जो है एक रामपुर का तिराहा है, उस तिराहे पे जो है इनकी बसों को रोक करके जो है पुलिस इत्यादि के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा भी बर्बरता की गई। उसमें भी 6 लोग शहीद हुए। तो 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड में जो है देखिए इनकी तिथियों को भी याद रखें कि 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में, 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुआ, 2 सितंबर 1994 को मसूरी में, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ जो है उसमें रविंद्र रावत जी, गिरीश कुमार बद्री जी, सत्येंद्र सिंह चौहान जी, सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, राजेश लखेड़ा जी, अशोक कुमार कौशिक जी, ये 6 लोग शहीद हुए। फिर 3 अक्टूबर 1994 को जो है इसकी आग देहरादून में भड़की। देहरादून में जो है राजेश रावत जी, दीपक वालिया जी, बलवंत सिंह जागवान जी और जयानंद बागुना जी, ये 4 लोग उस दिन भी शहीद हो गए। 3 अक्टूबर 1994 को ही जो है देहरादून के साथ साथ में जो है कोटद्वार और नैनीताल में भी जो है इस चीज़ की जो है विरोध प्रदर्शन किए गए। 3 अक्टूबर को जो है कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट जी राकेश देवरानी जी जो है ये शहीद हुए। 3 अक्टूबर 1994 को ही नैनीताल में, यानी 3 जगह हुए एक साथ में, नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट जी जो है वह शहीद हो गए। 10 नवंबर 1995 को, यानी काफ़ी लगभग 1 वर्ष के पश्चात पुनः जो है इसकी एक चिंगारी भड़की। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में जो है वहाँ पर जो है फिर से ये जो है राज्य की डिमांड के लिए आंदोलन किया गया, जिसमें यशोधर बैजवाल जी और राजेश रावत जी शहीद हो गए। इन सभी शहीदों को जो है श्रद्धा सुमन समर्पित है। देखिए राज्य बहुत तकलीफ़ों से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारी तकलीफें झेल करके इस राज्य की सभी लोग कदर करें और आगे बढ़ते हैं। तो राज्य में बहुत सारे विद्वान लोग रहे। राज्य जो है बहुत विद्वान लोगों के लिए, बहुत कर्मठ लोगों का जो है ये क्षेत्र रहा है और यहाँ के लोगों ने पूरे विश्व भर में प्रसिद्धि पाई हुई है। तो राज्य की कुछ जो मुख्य विभूतियाँ हैं जिनको कि बहुत सारे जो है नागरिक सम्मान भारत सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं और खेल सम्मान भी जो है यहाँ के लोगों को प्राप्त है, अर्थात खेल जगत में। और तमाम जो है भारत के जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है उत्तराखंड के लोगों ने जो है अपना योगदान दिया हुआ है और उन्होंने प्रसिद्धि भी कमाई है और देश के लिए वो काम भी आए हैं। तो देश का जो सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न माना जाता है। तो उत्तराखंड की एक विभूति जिसका नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, राजनीति के क्षेत्र में इनको भारत रत्न का सम्मान प्राप्त है। चंडी प्रसाद भट्ट जी जो है इनको पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण, दूसरा जो है बड़ा नागरिक सम्मान जो है पद्म विभूषण होता है। उसके बाद जो है आपका उससे नीचे पद्मश्री होता है, इस पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण से नीचे पद्मश्री होता है। तो इस प्रकार के जो पद जो हैं आप लोगों को देखिए, सबसे बड़ा भारत रत्न से छोटा जो है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ये एक कैटेगराइज है। तो कई लोगों को यहाँ पर पद्म भूषण और पद्मश्री भी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तमाम प्रकार के जो है शांति पुरस्कार और खेल से संबंधित पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार पाए हुए व्यक्ति यहाँ पर
जो है यहाँ की विभूतियाँ, उन सभी के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है एक बड़ी विभूति थे उत्तराखंड के। सुमित्रा नंदन पंत जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण का सम्मान इन्हें प्राप्त है। इसके अलावा डॉक्टर सतीश चंद्र काला, ये पुरातत्व विभाग से संबंधित है, पुरातत्व के क्षेत्र में जो है ये पद्मश्री से नवाजे गए हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ये पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा काम किया है, ये भी जो है पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति हैं। लीलाधर जगुड़ी, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये भी भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री से नवाजे गए हैं। कुंवर सिंह नेगी, ये इन्होंने उत्तराखंड के ये वो विभूति हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि में बहुत अच्छा काम किया है और इन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री दोनों सम्मान प्राप्त हैं। रणवीर सिंह बेस्ट, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करते हुए इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। अवधेश कौशल, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करते हुए इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। सुखदेव पांडे, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो है अग्रणी कार्य करते हुए पद्मश्री को प्राप्त किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार शौर्य, उत्तराखंड के लोग तो वैसे ही बहुत बलिदानी लोग हुआ करते हैं, तो उस बलिदानियों में से जो है लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार जो है शौर्य यानी पराक्रम के क्षेत्र में इन्होंने जो है काम किया और इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर ए.एन. पुरोहित, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय कार्य करने की वजह से इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। जसपाल राणा, इस देश विदेश में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, निशानेबाजी में जो है इन्होंने पदक भी पाया हुआ है और कई सारे इनके पास पदक हैं। उन पदकों के साथ में जो है इन्हें भारत के नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कमलेंदुमती शाह, समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम है महिला का, ये पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित महिला है। नीलांबर पंत, नीलांबर पंत जो है विज्ञान में भी, भौतिकी विज्ञान में अग्रणी कार्य करते हुए इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। भैरव दत्त पांडे जी को जो है प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किए जाने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर देवीदत्त पंत जो है भौतिक विज्ञान में अग्रणी कार्य करने के कारण जो है रमन जन्म शताब्दी का स्वर्ण पदक से इनको नवाजा गया है। इसके अलावा जो है डॉक्टर खड़क सिंह वल्दिया, भू विज्ञान संस्थान से जुड़े रहने के कारण, भू विज्ञान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इनको जो है पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। इसके अलावा जो है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, इन्होंने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करते हुए जो है इन्हें जो है सीवी रमन पुरस्कार जो है इनको प्राप्त है। डॉक्टर घनानंद पांडे, विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए जो है इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। प्रोफेसर वी.एन. प्रसाद घिल्डियाल, कृषि क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्हें रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर कृष्णचंद जोशी, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए इन्हें जो है वी.सी. राय पुरस्कार जो है इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है गौरा देवी, चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध महिला जो है रैनी गांव के रहने वाली, चिपको आंदोलन में अभूतपूर्व कार्य, वनों को बचाने के लिए देखिए ये महिला कैसे पेड़ों से जाके चिपक जाती है। तो इस चिपको आंदोलन की जो हीरो कहना चाहिए, हीरोइन नहीं, ये हीरो थी ये, इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से नवाजा गया है। हरीश राणा, अपने अदम्य साहस के लिए इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। कल्याण सिंह रावत, बहुत बड़ा नाम है, मैती आंदोलन के प्रवर्तक जो है पर्यावरण प्रेमी कल्याण सिंह रावत, इन्हें गढ़ गौरव और पर्वत जन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, पर्वतारोहण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रस्किन बॉन्ड, साहित्य, रस्किन बॉन्ड यहाँ से जो है रस्किन बॉन्ड साहब जो है अंग्रेजी साहित्य में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा गौरा पंत शिवानी के नाम से प्रसिद्ध महिला जो है इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री, देवकी नंदन पांडे समाज सेवा के क्षेत्र में इनको भी पद्मश्री, नारायण सिंह धामी फोटोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इन्हें भी पद्मश्री जो है प्राप्त है।
डॉक्टर श्याम सिंह शशि। लगभग प्रत्येक वर्ष आपको कहूँ जो है इन लोग हमारे राज्य के लोगों को जो है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कार प्राप्त होते ही रहते हैं। तो इसमें भी एक सुश्री चंद्रबा ऐतवाल, ये पद्म श्री से भी है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त है। अभी बहुत सारे अभी हाल ही के दिनों में पिछले 2 सालों में बहुत सारे जो है पद्म श्री पुरस्कार से नवाजे गए लोगों को जो है इसमें शामिल, यानी पद्म श्री की लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हुए हैं। उनकी सूची अगर आप चाहेंगे तो इंटरनेट पे खोज करके जो है आप उसे डाउनलोड करके उसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ना आपको है, याद आपको रखना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। इसके अलावा जो है खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी कार्य करते हैं बहुत सारे जो है लोगों को जो है काफ़ी सारे पदक और सम्मान प्राप्त हैं। जैसे देहरादून के रहने वाले जो है हरदयाल सिंह, हॉकी की स्पर्धा में जो है ओलंपिक का स्वर्ण पदक 1956 में इन्हें प्राप्त हुआ था। ये ओलंपिक टीम में शामिल होने वाले उत्तराखंडी थे। 1956 में जब भारत ने उस समय गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तब उस टीम के ये सदस्य थे। इसके अलावा जो है देहरादून के ही जो है पद्म बहादुर मल, मुक्केबाजी में जो है मुक्केबाजी की स्पर्धा में उल्लेखनीय कार्य करने के बदले इनको जो है 1962 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। जसपाल राणा निशानेबाजी में एक बड़ा नाम है और ये टेहरी गढ़वाल से है। 1994 में इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में पिथौरागढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह बल्दिया को नौकायान स्पर्धा में जो है उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा जो है कमला रावत जूडो के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ब्लैक बेल्ट फर्स्ट 10 का पुरस्कार जो है उनको 1996 में दिया गया। यह अल्मोड़ा की रहने वाली थी। इसके अलावा जो है पिथौरागढ़ की हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल में जो है बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी होने के नाते इनको 1979 में जो है यानी 1979 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। हंसा मनराल पिथौरागढ़ की रहने वाली भारत्तोलन के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए, ध्यान रहे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को मिलता है यानी कोचेज को मिलता है और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलता है। यानी खिलाड़ी के रूप में अगर काम करते हैं तो आपको अर्जुन पुरस्कार मिलता है और यदि प्रशिक्षक या कोच के रूप में अगर आप कोई काम करते हैं, उल्लेखनीय काम करते हैं तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सुरेंद्र सिंह कनवासी जो है इनको नौकायान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए 2001 में जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। ये चमोली जनपद से संबंधित है। उधम सिंह नगर के फैयाज अंसारी को पावर लिफ्टिंग में जो है अभूतपूर्व योगदान के लिए स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया 2002 में। 2002 में ही जो है देहरादून के अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व काम के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अभिनव बिंद्रा जी की तो शायद निशानेबाजी का वो भी है, यहाँ पर कई सारे देहरादून इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं। उनकी ज़मीन है, अभी तो एक वहाँ पर उनकी ज़मीन पे शायद एक मॉल भी बन रहा है, रिलायंस इत्यादि का, पता नहीं किसका मॉल, एक बड़ा मॉल बन रहा है। सीता गोसाई जो है महिला हॉकी टीम की सदस्य जो है पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली, 2002 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देहरादून की रेणी कोहली को तो एथलेटिक्स में जो है अतुलनीय योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। 2010 में चमोली के परिमार्जन नेगी का संबंध शतरंज से है। शतरंज के खेल में जो है अब आप कह सकते हैं कि ये मास्टर ब्लास्टर थे ये भी अपने शतरंज के, तो इनको भी 2010 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया है। उसके बाद भी जो है कई लोगों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कारों से जो है लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। तो उन्हें भी आप लोगों को याद करना है, इनकी सूची देखिए। आप लोगों को कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि फला आदमी किस खेल से संबंधित है। खेल का भी पता होना चाहिए कि ये किस खेल से रिलेटेड है। प्रश्न पूछने के लिए कुछ भी हो सकता है। देखिए,
खाली एक रट लेना कि इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पुरस्कार प्राप्त तो ठीक है, लेकिन वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से संबंधित रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अर्थात जो ये फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं ये इतने क्रिटिकल तथ्य होते हैं कि इन्हें याद रख पाना भी काफ़ी टफ होता है। हमेशा जो है एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रकार से जो है प्रदेश के जो कुछ प्रमुख लोक गायक जो है गीतकार संगीतकारों को भी जो है याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी जो है अपने राज्य के बनने में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। जो है उत्तराखंडी परंपराओं को जागृत रखने के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उसमें जो है एक बड़ा नाम आता है नरेंद्र सिंह नेगी जी का। नरेंद्र सिंह नेगी जो है यह गढ़वाली लोकगीत गायक है, गढ़वाली लोक गायक है। इसके अलावा ये गीतकार भी हैं और संगीतकार भी हैं, एक बड़ी विभूति है। तो इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जो है इनमें से क्या है या क्या क्या है, क्या नहीं है, या कौन किससे संबंधित है। तो ये गढ़वाली लोक गायक भी हैं, या गीतकार भी हैं और संगीतकार भी, अर्थात ये म्यूजिशियन भी हैं, गीत अपने आप ही लिखते हैं। अनुराधा निराला ये गढ़वाली नायक जो है गढ़वाली गायिका है। जीत सिंह नेगी गढ़वाली गीतकार हैं, गढ़वाली गीतों की रचना करते हैं और ये जन कवि हैं, यानी कविताएं भी लिखते हैं। स्वर्गीय गिरीश तिवारी जी, इन्हें गिरदा उपनाम से भी जाना जाता है, यह कुमाऊनी जन कवि हैं। प्रीतम भरतवाण ये गढ़वाली गायक हैं और एक गीतकार भी हैं, गढ़वाली गीतों की रचनाकार को, जो गीतों की रचना करना उनको गीतकार भी कहते हैं। मीणा राणा ये गढ़वाली गायिका हैं। चंद्र सिंह राही जो है ये अपने आप में एक जबरदस्त व्यक्ति हैं। ये गढ़वाली गायक भी हैं, ये कुमाऊनी गायक भी हैं, यह लोक गायक भी हैं, यह गीतकार भी हैं, यानी गढ़वाली कुमाऊनी पर उनका दोनों का अधिकार है। जगदीश बकरोला ये गढ़वाली गायक हैं। हेमा ध्यानी कुमाऊनी गायिका हैं। बीना तिवारी यह भी कुमाऊनी लोक गायिका हैं। फकीरा सिंह चौहान, इसके तो प्रश्न पेपरों में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। जौनसारी गायक हैं, ये जौनसार क्षेत्र के जौनसारी गीतों के गायक हैं फकीरा सिंह चौहान। नंदलाल भारती यह भी जौनसारी गायक हैं और यह एक रंगमंच कर्मी भी हैं, अर्थात ये अभिनय इत्यादि के क्षेत्र में भी इनका जो है अतुलनीय योगदान है। जगत राम वर्मा ये जौनसार के गायक हैं, जौनसारी गायक हैं। हीरा सिंह राणा कुमाऊनी गायक हैं और ये गीतकार भी हैं। संतोष खेतवाल गढ़वाली गीतकार हैं। कल्पना चौहान गढ़वाली गायिका हैं। रतन सिंह जौनसारी, नाम ही लिखा हुआ रतन सिंह जौनसारी, जौनसारी लेखक हैं, ये जौनसारी कवि भी हैं, ये साहित्यकार हैं और रंगकर्मी भी है। देखिए गायक नहीं है, ये क्या है, ये गायक नहीं है। शेरदा अनपढ़, अब नाम भी देख लीजिए, शेरदा अर्पण, अनपढ़ यानी वो दा है, शेर भी है, दा मतलब बड़े भाई को बोलते हैं। ये कुमाऊनी जन कवि हैं। इस प्रकार से जो है देखिए ये छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इनसे संबंधित जब पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो है अच्छे इधर उधर अगल बगल झांकने लगते हैं। फिर क्या होता है, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। इसी प्रकार से जो है कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में जो है पहले 52 गढ़ हुआ करते थे। उन 52 गढ़ या गढ़ का मतलब किले, उन किलों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। 52 गढ़ों में जो है कुछ बड़े बड़े गढ़ यानी जो किले हैं उन किलों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते हैं। जैसे राजगंगा का किला जो है वो चंपावत में स्थित है और कहते हैं कि सोमचंद्र या सोमनाथ ने इसे बनवाया था। मल्ला महल का है, अल्मोड़ा नगर में है। अल्मोड़ा नगर में स्थित मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था, तो जो है देखिए यहाँ पर बहुत सारी किताबों में कहीं कहीं पर कल्याण चंद लिखा हुआ मिलता है, रूपचंद है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस जानकारी मैंने जितना पढ़ा है उस जानकारी के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि राजा रूपचंद ने जो है मल्ला महल का निर्माण कराया था। वाणासुर मारकोट, वाणासुर का किला जो है इसे माराकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह चंपावत जनपद में स्थित है और इसका संबंध जो है एक वाणासुर नाम का दैत्य हुआ करता था, एक शैव भक्त हुआ करता था, शिव भक्त, जिसकी कि
जो है बहुत चर्चा होती है। एक ये भी शिव का अनन्य भक्त था, तो उसके नाम पर एक किला बना हुआ है चंपावत में, जिसे बाणासुर का किला कह करके पुकारते हैं। इसके अलावा जो है अल्मोड़ा नगर में जो है खगमरा कोट यानी खगमरा का किला जो है बनाने का श्रेय भीष्मचंद नामक शासक को जाता है। सिरमोही लोहा घाट में स्थित है। ये ग्राम सिरमोली के नाम से जो है उस किले का नाम पड़ा हुआ है, सिरमोही का किला। ठीक, इसके अलावा जो है अल्मोड़ा में स्थित जो है लाल मंडी का किला, जिसे फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना यानी इसको बनवाने का जो श्रेय जो है वो चंद शासक कल्याण चंद को जाता है। रामनगर और गनाई के मध्य में एक नैथना का किला है। नैथना का किला जो है नैथना देवी के नाम पर स्थित है, वो इसीलिए फेमस है। इसको किसने बनवाया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चंपावत में जो है राजा गोरिल के द्वारा गोल्ला चौड़ नाम का जो है एक किला बनवाया गया था, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है चंपावत में जो है ग्राम विसंग से संबंधित जो है एक बाणासुर का किला जो है, यानी बाणासुर के दो किले, एक मारकोट वाला, एक बाणासुर का दूसरा जो है चंपावत में ही जो है किला है, तो वो ग्राम विसंग से संबंधित ये गढ़ माने जाते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों को गढ़वाल के जो 52 गढ़ हैं, उन 52 गढ़ों के बारे में जो है अब इनसे संबंधित प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं अब, लेकिन अब क्या कहें कि जो है किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि 52 गढ़ों में जो है सबसे ज़्यादा जो गढ़ जो थे वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे, और चमोली डिस्ट्रिक्ट के जो गढ़ थे वो काफ़ी मजबूत गढ़ हुआ करते थे। वहीं से कहते हैं इतिहासों की परंपरा जो है शुरू हुई है। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ वाला जो इलाका है वहाँ पर भी कई सारे गढ़ हुआ करते थे, यानी जो आप कह सकते हैं जो चाइना के बॉर्डर से लगे हुए जो हमारे वो हैं जो जनपद हैं, जिसमें आप उत्तरकाशी कह सकते हैं, चमोली कह सकते हैं, और साथ साथ में जो है आपका पिथौरागढ़, तो यहाँ पर गढ़ ज़्यादा थे। उन 52 की सूची अगर याद करेंगे तो फिर जो है पहले का पढ़ा हुआ सब आप लोगों की जो है वो गायब हो जाएगा। आज की वीडियो में यही ख़त्म करूँगा। आगे से अब जो है रोज़ जो है नई नई चीज़ें आप लोगों के साथ लेकर के आऊँगा। आज वो प्रश्नों की सूची जो है आज जो है मैं नहीं लेकर के आया हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को प्रश्न जो है कुछ आने वाले वो जल्दी जो है कल परसों से वो सारे प्रश्न भी शुरू हो जाएंगे, कि कुछ प्रश्न जैसे 20, 30, 40 प्रश्न रोज़ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो पेपरों में आ सकते हैं, जिसकी संभावना बनती हो, ये सारे टॉपिक के साथ में एक्स्ट्रा आपको ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियोज में मिला करेंगी। तो आप लोग जो है अब रेगुलर हो जाइए, रोज़ाना वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। जो है प्रतिदिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो है वीडियो जो है आप लोगों के लिए आए दोपहर में 12 बजे से 5 बजे के बीच में, किसी भी समय ये अभी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम में दिक्कत रहती है, ऑफिस के काम भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, शेड्यूल कर देते हैं, कभी कभी वीडियो नहीं भी बन पाती है, लेकिन टाइमिंग अभी जो है एक फिक्स रहेगी कि इसी के बीच में आप लोगों के लिए वीडियो निकल करके आए। आप लोग अपनी फिजिकल इत्यादि की तैयारी भी हल्का फिजिकल करते रहें, क्योंकि फिजिकल रिटर्न के बाद होना है, तो रिटर्न की तैयारी पहले भरपूर तरीके से कर लीजिए, उसके बाद फिजिकल तो हो ही जाएगा आप लोगों का। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज का दिन आप लोगों का शुभ हो, और साथ साथ में जो है आप लोगों के लिए अपनी अगली परीक्षा के लिए अग्रिम बधाइयाँ रोज़ लेते रहें। जो आप लोगों में से जो लोग आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों को अग्रिम बधाइयाँ। अभी सभी लोगों के लिए उनको ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं अब रिवीजन की ओर चले जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और हैप्पीनेस की ओर बढ़िए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एग्ज़ाम भी आप लोगों का ही होगा। थैंक यू।